जय हिंद। देखिए साइंस का ये अगला पार्ट लेकर हम हाजिर हैं। आपका ये सारे क्वेश्चंस का देख लिया हम यहाँ पे रिकॉल कराएंगे, जो चारों ऑप्शंस का भी होगा। और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इससे जो रिकॉल मतलब रिकॉल होगा आपका, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और आपको बता दें कि हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि आपके पढ़ने के लिए तो आपको खुद आपके पास 18 से 20 घंटे समय रहता है, लेकिन हमें आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने के लिए आते हैं। और आज जो पहले से समझे हुए हैं उन्हें अधिक से अधिक हम रिकॉल करा सके कम समय में, उसके लिए हम यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। तो चलिए बिना से गए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अब आते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में कौन सा जो अंग होता है वह टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो आपको प्रभावित करने के रूप में अगर देखेंगे तो आपको आंत को क्या करता है कि प्रभावित करता है टाइफाइड। लेकिन अब यही अगर इसमें थोड़ा अंदर से और खखोर के पूछेगा तो आंत में कौन सा होता है, एक तो छोटी आंत एक बड़ी आंत होता है। तो याद रखिएगा वो आपको बड़ी आंत को प्रभावित करता है। और बड़ी आंत का क्या कार्य है, तो याद रखना वो जल का क्या करना है कि अवशोषण है। जबकि छोटी आंत जो होती है, याद रखिएगा वो सभी भोजन का मतलब यहीं पे क्या होता है कि अंतिम रूप से आपका पाचन होता है, और यहाँ पे पाचन होने के बाद यहाँ से अवशोषण हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि सभी भोजन वगैरह छोटी आंत में हो गया, जबकि जल का याद रखिएगा वो बड़ी आंत में आपका अवशोषण होता है। और यही आपका बड़ी आंत ही आपको प्रभावित हो जाता है, जिसको हम लोग आंत का बुखार भी कहते हैं एक तरह से, क्योंकि इसमें जल्दी थर्मामीटर से नापने पर यह टाइफाइड बुखार आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आंतरिक जो होता है आंत में और रहता है। और वो अभी अब देख लेते हैं यहाँ पे टाइफाइड के लिए। तो टाइफाइड के वगैरह जांच के लिए देखते हैं कि आपको डॉक्टर द्वारा मतलब आपका डॉक्टर द्वारा याद रखिएगा वह विडाल टेस्ट आपका क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट कराया जाता है, जो कि आपका टाइफाइड का पता चल जाता है। अब बात यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइफाइड किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा वह साल्मोनेला टाइफी के कारण ही आपको क्या होता है कि टाइफाइड हो जाता है। तो ये अभी हमने जो भी था यहाँ से आपको बता दिया कि इसको हड्डी तोड़ बुखार और आंत का बुखार का भी हम लोग नाम से जानते हैं। विडाल टेस्ट से इसका जाँच किया जाता है। और ये आपको कौन सा आंत को, आंत में भी वो भी कौन सा था आपका बड़ी आंत होता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए आपका यह है आमाशय, जिसे स्टोमेमेज कहते हैं, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग पेट के नाम से जानते हैं। और यहाँ से दो एंजाइम निकलती है, एक आपका पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखना ये पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। इसके अलावा यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो यह कैसा अम्ल होता है, तो तनु अम्ल होता है। यानी कि पंचोचू एक तरह से यह अम्ल होता है, जो कहीं ना कहीं आपको पाचन करने का कार्य आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को याद रखिएगा हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, HCl अम्ल को। और सांद्र अम्ल कह देगा तो सांद्र अम्ल का पीएच मान 1 होता है, जबकि तनु अम्ल का पीएच मान 1 से 2, यानी कि पेट वाला जो होता है उसका 1 से 2 ही आपका पीएच मान वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना होगा। उसी तरह से और यहाँ पे जो था यहाँ इससे रिलेटेड हमने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो आपको याद रखिएगा आपको टाइफाइड ही है, जो कि पानी की गंदगी से होता है। इसके अलावा आपको याद रखिएगा हैजा जो रोग है वो भी आपको पानी के गंदगी के कारण ही होता है। तो हैजा और टाइफाइड ये दो हो जाता है। और अभी इसमें भी याद रखिएगा हैजा और टाइफाइड किससे होता है आपका, तो बैक्टीरिया मतलब ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी कि जीवाणु से होता है। और यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस के हिसाब से, जैसे कि आपको यहाँ पे आपको मलेरिया लिखा हुआ है, तो मलेरिया याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया रोग हो जाता है। उसी तरह से सीसी मक्खी काटने से, सीसी मक्खी के काटने से याद रखिएगा सोने की बीमारी हो जाता है। जबकि क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आपका हाथी पाँव हो जाता है, यानी कि पैर क्या होता है कि मोटा हो जाता है। और इसके अलावा अगर डेंगू जो मतलब एडिस मच्छर के काटने से आपका डेंगू ज्वर हो जाता है। क्या होता है कि आपको डेंगू जो होता है वो एडिस मच्छर के ही काटने से आपको होता है। ये सभी प्रश्न आपको याद रखना होगा। इसके अलावा काला ज्वर याद रखिएगा, वो काला ज्वर होता है वह सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से होता है। तो ये सिर्फ सैंड फ्लाई जो होता है बालू मक्खी वही एक होता है मक्खी काटने से, बाकी सभी आपको याद रखिएगा वह मच्छर के ही काटने से होता है। और यहाँ से और भी तो कुछ वगैरह देख लीजिए। जब से हमने बोला कि आपको हैजा टाइफाइड हो गया और ये टीबी आपको सभी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके अलावा बैक्टीरिया से आपको देख लीजिए टेटनस हो गया, टेटनस के अलावा आपका कुष्ठ रोग हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा प्लेग जो होता है, जिसे हम लोग काली मौत के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखो वो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण आपका ये हो जाता है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा वो आपको ल्यूकेमिया को ही प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या है कि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अस्थि मतलब क्या होता है कि हड्डी होता है, तो हड्डी के अंदर को वही चीज़ का है, तो यह मज्जा। तो यहीं पे ब्लड का देखते हैं कि खून का निर्माण अस्थि मज्जा में ही आपका होता है, बोन मैरो में। और उसका ही जो कैंसर जो होता है उसका ल्यूकेमिया अंग को ही क्या करता है, आपको प्रभावित कर देता है। वैसे कैंसर होता कैसे है? तो कैंसर का असली पहचाने की असामान्य रूप से कोशिका वृद्धि, यानी कि जहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं चाहिए वहीं पे हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उसे हम लोग कहते हैं। जबकि कोशिका का विभाजन सबसे कम देखिएगा हमारा शरीर में कहाँ पे होता है, तो मस्तिष्क में ही होता है। लगभग उसका जो होता है कि 90% वाला जो भाग मस्तिष्क का बना हुआ, उसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए मस्तिष्क में आपको कैंसर यानी ब्रेन कैंसर कम देखने को मिलेगा। जो 10% वाला भाग है उसी में आपको थोड़ा सी संभावना बन जाती है ब्रेन कैंसर वगैरह होने का। इसके अलावा बाकी पूरा शरीर, और जबकि कोशिका विभाजन तेजी से आपको दिखेगा तो लीवर में आपका होता है। तो लीवर में आपको ये मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा जल्दी जो आपको क्या होता है, कैंसर वगैरह होने का खतरा वगैरह रहता है। तो पूरा शरीर में सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो लीवर में कोशिका विभाजन होता है, और सबसे धीरे धीरे आपका होता है तो मस्तिष्क में आपका होता है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकीमिया को ही आपको प्रभावित कर देता है। एक्यूपंक्चर में सबसे अधिक प्रचलन क्या होता है? तो याद रखिएगा कौन सा देश में आपको एक्यूपंक्चर देखने को मिलता है, तो चीन में आपको देखने को मिलेगा। एक्यूपंक्चर आखिर होता क्या है? तो याद रखिएगा पंजर मतलब क्या होता है कि सुई चुभ होकर, सुई आपको क्या होता है कि शरीर में चुभ होकर क्या किया जाता है, आपका से इलाज किया जाता है। क्योंकि यह सुई के अंदर ही होता है, जो कि एंटरटॉक्सिन उसका जो होता है, जो दवा होता है इसमें ही रहता है। और यही सुई चुभ होकर में इंसान का क्या होता है कि हर तरह का इलाज यहाँ पे आपको देखने का सबसे ज़्यादा यह विकसित आपको देखिएगा तो चीन में। अब हॉलीवुड वगैरह मूवी में भी देखे होंगे कभी-कभी, तो उसमें आपको सुई जो चुभाता है, आदमी बेहोश भी हो जाता है, या सुई चुभा उसको उसको ठीक भी कर देता है आदमी, तो वही आपके एक्यूपंक्चर ही वो एक तरह का वह इलाज होता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हालाँकि यहाँ पे हमने कुछ फ़ॉर्मूला लिख दिया है, मतलब आपका प्रेशर यानी कि दाब बराबर यानी कि F/A आपका ये हो गया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या करते हैं, दाब कहते हैं। और एक तरह का दाब क्या है, एक तरह का बल ही है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ तो ये था कि सुई से पूछता है कि सुई क्या होता है कि पानी में तैरता नहीं है, डूब जाता है लोहा का। जबकि एक कील से बना हुआ जहाज तैरते रहता है, इसलिए सुई डूब जाता है। क्योंकि एक तो उसका जो सुई का जो भार होता है वो हटाए हुए पानी के भार से क्या होता है कि अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता होगा, डूब जाता है। और सुई का नुकीला पतला भाग हुआ जल्दी शरीर में अंदर इसलिए प्रवेश कर जाता है क्योंकि उसका जो होता है वो काट का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल कम होने पर क्या होता है कि दाब अधिक लगता है। इसीलिए नुकीला वाला भाग का क्षेत्रफल क्या होता है कि कम होता है, जिसके कारण सुई आसानी से हम लोग कम दाब पर ही हम लोग शरीर के अंदर यह आसानी से प्रवेश कर जाता है। उसी तरह से दीवार में भी हम लोग जब यहाँ पे कील ठोकते हैं तो देखिएगा कि कील के यहाँ पे ये वाला भाग गोल होता है, जहाँ पे हम लोग दाब लगाते हैं हल्का सा, और ये वाला भाग नुकीला होता है। यानी कि नुकीला भाग यानी वहाँ क्षेत्रफल कम रहने से क्या होता है कि वह मतलब दाब उस पे ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फार्मूला में ही आपका ये चीज़ है, यानी कि P बराबर 1/A। यानी कि ये आपका मतलब ये आपका क्या होगा, क्षेत्रफल घटेगा, इसका मतलब यहाँ पे दाब क्या होगा कि बढ़ेगा। यही उल्टा का संबंध होता है, जिसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती के नाम से जानते हैं। चलिए, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो याद रखना होगा कि मिसलेस और मम्प्स और मतलब ये आपका रूबेला के लिए दिया जाता है। चलिए, एड्स है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिकॉल होगा, जैसे कि आपका एड्स में, तो एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया। इसके तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। इसके अलावा पूछा जाता है कि एड्स किसके कारण होता है, तो आपको याद रखिएगा वायरस के कारण होता है, यानी कि आपको विषाणु से होता है। अब बात है यहाँ पे कि एड्स कैसे हो जाता है, तो असुरक्षित यौन संबंध के कारण ही हो जाता है। और इसके अलावा दूसरा क्या कारण होता है कि अगर दूषित अगर कोई सुई वगैरह है, किसी एड्स पीड़ित को दिया गया है, वही सुई मतलब दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो उसमें उससे भी आपकी संभावना ज़्यादा हो जाती है उसको एड्स होने की। इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे एड्स होने की पहचान, बहुत पुराना सुई वगैरह जंग वगैरह लगा हुआ है वो भी सुई वगैरह यूज हो जाता है, तो उससे भी हो जाता है। बाकी साथ में बैठ के खाने पीने से या बातचीत करने वगैरह से आपको याद रखिएगा आपको क्या होता है कि एड्स से नहीं होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एड्स की जाँच किससे किया जाता है, तो याद रखिएगा एक इलीसा टेस्ट होता है। तो इलीसा टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, एड्स की जाँच कर लेते हैं। और एड्स जैसे ही होता है हमारा क्या होता है, टी सेल को, कोशिका को क्या कहता है,
प्रभावित करता है, जो कहीं न कहीं हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या होता है कि आपका एड्स क्या कहता है प्रभावित कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जो कि बढ़ते हुए उम्र के साथ ही आपको देखा जा सकता है। ये देखने को मिलता है। तो इसका तो ये आपको इसमें सारे जो भी था एड्स से आपको हमने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीवाणुओं की रोम जैसे, हाँ, यहाँ पे अब एक चीज़ है, तो अगर एड्स वगैरह अगर एक पीड़ित है, दूसरा व्यक्ति एड्स के साथ में अगर शारीरिक संबंध बनाएगा तो वो कैसे बच सकता है? तो उसके लिए मतलब याद रखिए वह कॉन्डोम ही होता है जो कि आपको कहीं न कहीं सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण आप उससे बच सकते हैं। तो उसके अच्छा है कि आपको एड्स से बचने का उपाय होगा कि आपका शारीरिक संबंध वगैरह बनाते समय ये करें, और दूसरा अस्पताल वगैरह में भी सुई लेते समय थोड़ा-सा सावधानी रखें कि आपका मतलब जो नया मतलब नीडल आपका यूज़ कर रहा है कि नहीं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ख़ासतौर से हजामत वगैरह बनाते समय भी वहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा। दाढ़ी जब बनवाते हैं तो वहाँ पे नया ब्लेड से ही अपना दाढ़ी वगैरह बनाएँ, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस व्यक्ति का उसमें ब्लेड से लग जाता है खून और फिर आपका भी लग जाएगा, तो वहाँ भी आपकी पूरी संभावना हो जाती है कि आपका एड्स में हो जाने का। तो ये सभी बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ शारीरिक संबंध ही होता है, इसके अलावा हमने आपको जो भी था सारे फैक्ट्स हमने आपको यहाँ पे गिनती करा दिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं कि जीवाणुओं के रोम रोम जैसी संरचना कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा वो आपको वह फ्लैजिला में आपको पाया जाता है। बाकी जीवाणुओं का क्या कहलाता है आपको? तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और जीवाणुओं से संबंधित हमने आपको तो वहाँ पे बता ही दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो देखिए आपका वही क्वेश्चन आ गया है। जीवाणुओं को अम्ल करते हैं यानी कि पेट से। पेट मतलब क्या है? आपको याद रखिएगा आमाशय। आमाशय जिसे स्टोमेच कहते हैं, वही आपका HCl अम्ल है, और यही खाना वगैरह को पचाता है, साथ साथ बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है भक्षण कर जाता है, क्योंकि HCl क्या है? एक तरह का अम्ल है। अम्ल यानी कि एसिड है। एसिड आप जानबे करते हैं कि वो क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह को जला देता है, उसे मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा HCl अम्ल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। बाकी अम्लों का राजा के नाम से आप जानिएगा तो कौन होता है? H2SO4 को हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं। जबकि अम्लराज की अगर जानना चाहेंगे तो अम्लराज में आपको देख लीजिए आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, और प्लस में क्या हो गया कि HCl, यानी कि आपका ये और बी और सी ये मिलकर क्या कहलाता है? आपको अम्लराज कहलाता है। यहाँ पे अनुपात अगर बात करेंगे तो HNO3 आपका 1 हो जाता है अनुपात, और HCl का अनुपात 3 होता है, यानी कि आपका 1:3। यही आपको प्रश्न में ये भी आपका पूछता है, या फिर आपको पूरा ये फॉर्मूला के रूप में ही आपको पूछा जाता है। तो ये सारे प्रश्न में आपको यहाँ से याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए अलावा और बात करते हैं, जैसे पेट अमाशय से आपको याद रखिएगा आपका रेनिन भी निकलता है, जो कि कहीं न कहीं आपको दूध को पचाने का कार्य करता है। दूध के आए हुए प्रोटीन जो होता है केसिन, आपको केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, और कैल्शियम पैराकेसिनेट वापस विटामिन ए के रूप में निर्माण होकर के क्या होता है कि आपका लीवर में क्या हो जाता है, आपका संचित रहता है, जो काफ़ी लंबे समय तक ले ये रहता है, क्योंकि याद रखें ADE के ये क्या है आपका वसा में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील कहने का मतलब है यानी कि फैट में, यानी कि चर्बी में, इसलिए ये सारे विटामिन आपको लंबे समय तक आपके शरीर में देखने को मिलेगा। बाकी आप बी और सी तो आप जानते हैं जल में घुलनशील है, इसलिए पसीना के द्वारा या मूत्र के द्वारा ये क्या होता है कि आपके बाहर आ जाते हैं। बी और बी में याद रखें बी कॉम्प्लेक्स सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन B12 जो है वो आपका शरीर में संचित होकर रहता है। यह एक अपवाद के रूप में है, इसे भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? तो याद रखिए कि इसमें हीमोफीलिया में आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि कहीं पे आपको कट फट जाता है तो कट फट जाने के पश्चात में याद रखिएगा आपका 3 से यानी कि आपका 4 मिनट का समय अंतराल मिलता है, जो कि खून क्या करता है, खून यानी कि वो आपको ऑक्सीजन से संजोग करके क्या होता है कि एक जाल जैसा जाल बना लेता है, और बनाने के पश्चात रक्त का थक्का वहाँ पे जम जाता है, उसे बाहर नहीं आने देता है कट फट जाने के पश्चात। लेकिन आपका यही हीमोफीलिया का रोग हो जाएगा तो जाल वगैरह नहीं बनेगा, आपका शरीर से लगातार क्या होगा कि आपका खून बाहर आते ही रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपका मृत्यु भी हो जाए। तो यहाँ आपका ये तो प्रश्न पूछ दिया हीमोफीलिया रोग से संबंधित कह दिया। अगर कहीं इसमें क्वेश्चन में आपको विटामिन मिल जाए तो ये, क्योंकि याद रखिए विटामिन के का अगर कमी हो जाता है, वैसी स्थिति में भी आपका याद रखिएगा रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो याद रखना होगा कि विटामिन के का भी आपको शरीर में नहीं होने देना है, क्योंकि ये भी कमी हो गया तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। दूसरा कारण क्या है कि रक्त को मतलब एक फाइब्रिनोजन की कमी, अगर शरीर में आपका खून में जो है फाइब्रिनोजन की भी कमी हो जाएगा तो क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि
यह जमाने का कार्य कौन करता है? फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन जो होता है खून का, वही आपको जमाने का कार्य करता है। जब यही कमी हो जाएगा तो यह जमाएगा ही नहीं, जब जमाएगा नहीं तो शरीर से आपका लगातार बहते ही रहेगा बाहर की ओर खून। इसलिए ध्यान रखना, ये तीनों यहाँ हमने आपको याद करा दिया। रोग कह देगा तो हीमोफीलिया, अगर विटामिन पूछ दिया तो आपको विटामिन के याद रखना होगा, अगर खून में से प्रोटीन पूछ दिया तो आपको याद रखेगा फाइब्रिनोजन होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखेगा, हिपैरिन, ये क्या करता है, आपका खून को लिक्विड के रूप में रखने का कार्य करता है, यानी कि जमा हुआ खून को यह लिक्विड में रखता है, इसलिए ताकि पूरा शरीर में यह प्रवाह हो सके, यानी कि फ्लो कर सके। क्योंकि अगर फ्लो नहीं करेगा और यह खून तो वैसे से हृदय के पास नहीं जाएगा, हृदय पंप नहीं कर देगा तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। क्योंकि जब सांप वगैरह क्या करता है, काटता है, तो याद रखिएगा आपका वो जो उसका विष जाता है जहर शरीर के अंदर में, तो सबसे पहले हिपैरिन को ही आपको प्रभावित कर देता है। क्योंकि यह हिपैरिन को जैसे ही नष्ट करता है, क्या करता है, खून जमने लगता है। जब खून जमने ही लगता है और वहाँ फाइब्रिनोजन तेजी से निर्माण होता है, तो जब खून तेजी से जमता है जिसके कारण व्यक्ति की क्या होती है, आसानी से मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हार्ट के पास भी नहीं पहुंच पाता है, बाकी शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचेगा, दिमाग तक भी नहीं पहुंचेगा। तो जब दिमाग के पास भी आपका मतलब खून नहीं पहुंचेगा, तब क्या होगा कि आपका मतलब दिमाग भी उतना सूझबूझ नहीं कर पाएगा, और तो इसके कारण आप जल्दी मर जाते हैं। तो इसे आपको याद रखना होगा कि ये सारे मतलब ये दोनों के दोनों खून के जो प्रोटीन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खून एक खुद रक्त एक तरह का याद रखिएगा, खुद एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का सरल संयोजी ऊतक के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो हिपैरिन के क्या काम है, लिक्विड के रूप में रखना, यानी कि उसको ठोस से यानी कि उसको द्रव के रूप में हमेशा रखना है। जबकि फाइब्रिनोजन का काम क्या है कि द्रव के रूप में उसको थोड़ा सा मतलब ठोस के रूप में उसको बना करके रखना है, यानी कि प्लाज्मा के अवस्था के जैसा। तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ से जो भी था इंपॉर्टेंट हमने आपको याद करा दिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे शरीर में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी, ऐसे में भी यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिए। हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आपको क्या हो गया, एनीमिया रोग हो गया। एनीमिया आपका रोग, यानी कि जिसे हिंदी में अरक्तता कहते हैं। तो शरीर में जैसे खून एक आपका डायरेक्ट पूछ देगा, खून की कमी से, यानी कि आपका खून की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। या फिर पूछेगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो जाएगा आपका, वह हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा फिर लोहा की कमी से ही हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही आपको क्या रहता है कि लोहा रहता है, ये आयरन आपका रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये होता है। तो ये सारे प्रश्न याद रखना। ये तो अब हो गया कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। हालांकि हालांकि अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा लौमयता रोग हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सीडोरोसिस के नाम से जानते हैं, सीडोरोसिस। तो खून की अधिकता से शरीर में आपका सीडोरोसिस रोग हो जाता है। क्योंकि यह सीडोरोसिस खासतौर से अफ्रीका के बांटू जो जनजाति है उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि वह लोग क्या करते हैं, लोहा के बर्तन में ही शराब वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं, उसमें यह देखने को मिलता है। और एक होता है सीरोसिस होता है, याद रखिएगा शरीर में आपका एल्कोहल की अधिकता हो जाएगा। एल्कोहल यानी कि आपको शराब, यानी कि C2H5, शराब मतलब C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल, इसकी अधिकता से आपका सीरोसिस रोग हो जाता है। उसी तरह से आपका शरीर में देखेंगे तो कॉपर की अधिकता से आपका ये आपका विल्सन रोग हो जाता है, जो कि किडनी को आपको प्रभावित करता है। और अगर नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जबकि पारा के पीना से आपको मीना माता रोग होता है। तो ये सभी प्रश्न भी आपको रिकॉल करके रखना होगा, अक्सर एग्जाम्स में वगैरह में ये सब पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया कि एक्यूपंक्चर क्या है। याद रखिएगा एक्यूपंक्चर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुइयों के माध्यम से चुभा करके आपको क्या इलाज किया जाता है, और ये चीन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऑप्शन के हिसाब से रिकॉल कर लेते हैं, हृदय एक रोग है। हृदय की जांच वगैरह के लिए आपको याद रखिएगा वह ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ईसीजी का फुल फॉर्म भी किया जाता है, पूछता है क्या होता है, तो याद रखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की धड़कन को या जांच करता है उसके अंदर में क्या। और जब हृदय धड़कता है तो याद रखिएगा आपको कैसा, यानी कि वह लब डब की आवाज़ आती है, आपको लब डब की आवाज़ आती है। लेकिन जब उसमें हृदय में छिद्र वगैरह हो गया रहता है, वैसी स्थिति में आपको याद रखिएगा कैसा, तो मुर मुर की आवाज़ आता है, मुर मुर की आवाज़ आता है। तो ये भी आपको प्रश्न में दोनों याद रखना ही होगा। इसके अलावा ये तो ये ईसीजी हो गया, लेकिन दिमाग का मस्तिष्क का पता लगाने के लिए आपका ईईजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी इसको कहा जाता है। उसी तरह से आपके मतलब तो ये सारे याद रखना होगा। उसके अलावा सीटी स्कैन वगैरह आप जानते हैं, पूरा शरीर का विकार का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का आपका प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है तो कौन सा रोग मतलब हो जाता है, याद रखिएगा आपका गला प्रभावित हो जाता है। तो ये आपका डिप्थीरिया रोग में गला ही प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा घेंघा भी आपको होता है तो आपको गला ही आपको प्रभावित हो जाता है, क्योंकि घेंघा जब होता है तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। और यह आयोडीन मतलब की कमी कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि जब आपको ग्रंथि है, यहाँ पे एक गर्दन है और गर्दन के पास में एक ग्रंथि होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अंतःस्रावी, हमने बोला आपको अंतःस्रावी जो ग्रंथि है आपको हाइपोथैलेमस ही है, जहाँ मतलब हाइपोथैलेमस के नाम से इसको जाना जाता है। सॉरी यहाँ पे हाइपोथैलेमस निकल गया, याद रखिएगा वह क्या होता है कि वो थायराइड ग्रंथि होता है। तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि होता है और यहीं से आपको थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहीं ना कहीं निकलने से क्या होता है कि कोई घेंघा रोग वगैरह नहीं होने की संभावना रहती है। और यहाँ पे यह थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि लीवर आप जानते हैं तो आपको क्या है, वह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि की पहचान क्या है कि वह नलिका युक्त होती है, उसके अंदर में क्या होता है कि इंजाइम मतलब का प्रवाह होता है। तो नलिका के अंदर में आपको इंजाइम प्रवाह होता है, वही आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि का आपको मतलब एग्जाम्पल में तौर पर समझा जाता है। जबकि आपको अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है थायराइड, जैसा कि हमने आपको ग्रंथि बताया, तो उसमें क्या होता है नलिका विहीन होती है, यानी कि उसमें नली नहीं रहता है और उसमें इंजाइम प्रवाहित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि आपको हार्मोन होता है। कौन सा है, तो हार्मोन का प्रवाह होता है। तो ये भी आपको याद रखना। जैसे हमने आपको बताया थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, याद रखिए कौन सा चीज निकलता है, तो हार्मोन निकलता है जो कहीं ना कहीं आपको अग्नाशय मतलब ये आपको घेंघा रोग वगैरह होने से बचाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो यह अग्नाशय है जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में, और यह बाह्यस्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि भी अग्नाशय को जाना जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। और यही से यहाँ से यही एक अग्नाशय है जहाँ से दो तरह की चीज़ें निकल जाती है, एक आपको यहाँ से हार्मोन भी निकलते हैं, इसके अलावा यहाँ से इंजाइम्स भी आपको निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ से अगर बात करेंगे अगर तो यहाँ पे देख लीजिए LAT, यानी कि ये चीज़ याद रखना होगा। लाइपेज वसा पचाने का कार्य करता है, माइलेज आपको क्या करता है, मंड यानी कि स्टार्च को पचाने का कार्य करता है, ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन पचाने का कार्य करता है। ये सभी क्या है आपको इंजाइम ही है। तो ये आपको इंजाइम यहाँ से अग्नाशय से ही निकला है। इसके अलावा मतलब इसका अग्नाशय के एक लैंगरहिंस दीपिका होती है जिसमें से अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल होता है। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की बढ़ाता है, और बीटा सेल से आपको इंसुलिन निकलता है। ये सभी अल्फा बीटा गामा ये सभी हार्मोन्स ही आपको निकलते रहते हैं। तो ये सभी याद रखना, अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है मतलब इसका बीटा सेल से अगर हार्मोन जो आपको इंसुलिन निकलता है कम निकलता है तो आपका डायबिटीज रोग हो जाता है, और अधिकता निकलता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। जबकि गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन आपको निकलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से भी याद रखना ही होगा। बस करें 21 मिनट का हो गया।